हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पार्थसारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैं आप लोग को अभी स्पोकन इंग्लिश से संबंधित ट्रांसलेशन यानी स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस बता रहा हूँ, और जिसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर यानी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूपों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो जो चैप्टर मैंने आपको अध्ययन कराया है आप उन्हें समझ गए होंगे, तथा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 2 यानी फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस यानी क्रिया के रूप। और मैंने बताया क्रिया के रूपों पर काल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें से जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेंस जो चैप्टर है, इसमें से हम 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट टेंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। हालांकि मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। इसके नीचे फॉर्म ऑफ वर्ब के नीचे लिखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, आप लिख लीजिएगा। तो हम लोग अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं। इसमें से कई रूल्स हम लोग इसके पहले 4 रूल्स तक पढ़ चुके हैं। हम लोग आज यानी कि रूल 5 पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे ज़रा देख लीजिएगा। रूल 5 हो गया, उसके बाद आपका रूल 7 है, रूल 8 है और रूल 9 है। तो रूल 9 तक हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि रूल 5, तो रूल 5 में क्या लिखा हुआ है कि वर्ब का मूल रूप प्लूरल होता है तथा वर्ब प्लस एस या ईएस सिंगुलर होता है। यानी इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इसमें लोग गलतियां करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल में क्या है, राइट है, रीड है और गो है। ये सब क्या है, ये प्लूरल है, जबकि राइट्स यानी राइट में जब आप एस जोड़ते हैं तो वो राइट्स हो जाता है। गो में जब ई एस जोड़ते हैं वो गोज होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि राइट जो वो कैसा वर्ब है, तो आपको बताना कि वो प्लूरल वर्ब है, और राइट्स क्या है तो वो सिंगुलर वर्ब है। चूँकि जैसे यदि बोलेगा DOG डॉग, तो डॉग ये क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन जब पूछेगा DOGS डॉग्स ये क्या है, तो ये प्लूरल है। अंतर है दोनों में। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट, है ना। राइट क्या है, प्लूरल है, और राइट्स WRITES राइट्स ये क्या है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। तो दोनों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ डॉग जब लिखा था ये सिंगुलर है, जबकि यहाँ राइट है तो ये प्लूरल है ना। फिर देखिए यहाँ डॉग्स लिखा था ये प्लूरल है, जबकि यहाँ राइट्स लिखा था ये सिंगुलर है, उल्टा है। क्यों भाई? तो समझिएगा, ये डॉग चूँकि नाउन है और ये राइट क्रिया है, यही अंतर है स्टूडेंट। तो जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, जबकि क्रिया में जब एस लगता है, यानी जब क्रिया में एस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो यही बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो समझने वाली बात यही है। यदि आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों, तो ये नाउन और वर्ब यानी कि हालांकि दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं, लेकिन ये उसके प्रकार हैं, यानी नाउन अलग और वर्ब अलग है, हालांकि दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रूल बताया है, रूल 5 में, कि वर्ब का मूल रूप प्लूरल होता है। यानी आप सीधा समझ लीजिए, जो आप क्रिया लिखते हैं यानी फुल वर्ब जो लिखते हैं, जैसे रीड हो गया, गो हो गया, है ना, राइट हो गया, स्पीक हो गया, ये सब क्या है, प्लूरल है।
यानी हमेशा बहुवचन के रूप में है। तो भव को यदि आपको सिंगुलर बनाना तो उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यानी भव का मूल रूप प्लूरल होता है। यानी आपसे कोई पूछ दे कि भव का मूल रूप क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लूरल। यानी भव हमेशा प्लूरल होता है, यानी क्रिया। ध्यान रखिएगा मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, वर्ब के बारे में, यानी क्रिया के बारे में। तो वर्ब जो है वो क्या है, वर्ब का मूल रूप क्या होता है, वो प्लूरल होता है, तथा जब भव के साथ हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तब वो सिंगुलर होता है। यानी कि क्रिया को जब सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या ई एस जोड़ दीजिएगा। इसीलिए मैं आपको एग्जांपल नीचे दिया हूँ कि राइट में जब एस जुड़ता है तो राइट्स हो गया, यानी राइट क्या है आपका प्लूरल है और राइट्स सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह रीड जो है वो आपका प्लूरल वर्ब है, जबकि रीड्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। उसी तरह गो आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, जबकि गो में जब ई एस जुड़ता है वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। तो चलिए अब रूल 6 पर चलते हैं। अब रूल 6 में क्या है, तो रूल 6 में है, रूल 6 है कि हिंदी में क्रिया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती है ना। हिंदी में क्रिया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती है, परंतु अंग्रेजी में क्रिया के रूप पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। लिंग जैसे आप समझ रहे, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, है ना, इस पर। तो हिंदी में हिंदी में क्रिया जो है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती है, जैसे लिखना, यही नहीं क्रिया आपका। परंतु अंग्रेजी में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात समझिए, क्या ये लिखा जा रहा है यहाँ पर, यह बताया जा रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, वह लिखता है और दूसरा है वह लिखती है। तो हिंदी को पहले देखिएगा, हिंदी में क्या है, वह लिखता है ना। तो वह लिखता है तो ये आपका पुल्लिंग है। कोई लड़का यानी कोई लड़का लिख रहा है, यानी पुल्लिंग हो गया, ये लिंग है आपका, है ना। और जब दूसरा देखिएगा वो लिखती है, यानी कि लिखती है मतलब स्त्रीलिंग हो गया वो, है ना। तो देखिए हिंदी में प्रभाव पड़ गया, यानी वह लिखता है वह लिखती है, बदल गया क्रिया यहाँ पर, यानी लिंग का प्रभाव पड़ता है हिंदी में क्रिया पर। और लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्रिया है। और क्रिया हिंदी में जब क्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखता क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है, जबकि लिखती यहाँ पर क्या स्त्रीलिंग है ना। परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। वही देखिए अंग्रेजी में ही राइट्स है और सी राइट्स है। देखिए ध्यान रखिएगा, यार रूल में क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए क्रिया पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए WRITS राइट्स है, यहाँ देखिए WRITES राइट्स, दोनों में क्या है, राइट्स ही हैं। तो अंग्रेजी में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए अंग्रेजी में ही है और सी है, देखिए यहाँ पुल्लिंग और यहाँ स्त्रीलिंग है, ये बदल गया, लिंग आपका बदल गया अंग्रेजी में, यानी ही यानी पुल्लिंग हो गया और सी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया बदला नहीं बदला। यानी क्रिया यहाँ भी राइट्स है और यहाँ भी राइट्स है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। हम आपको रूल बताए थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कोई सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है ना, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसीलिए। तो वो लिखता है, ही राइट्स, वो लिखती है, सी राइट्स। इसमें जो हम चीज़ें समझाएं आपको, उम्मीद करता हूँ वो आप समझ गए होंगे। यानी हम जो बताया कि हिंदी में लिंग पर पड़ता है क्रिया पर, लेकिन अंग्रेजी में नहीं पड़ता है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए, देखिए ऊपर क्या है। तो हम लोग रूल 6 समझ गए, रूल 7 पे आइए। रूल 7 में क्या कह रहा है, तो रूल 7 है कि ऐसे वाक्यों में कर्म का भी प्रयोग हो सकता है। कैसे वाक्यों में, देखिए ऐसे वाक्यों में, यानी वो लिखता है, वो लिखती है ना, वो पढ़ता है, वो पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, यानी इस प्रकार के वाक्यों में। ऐसे वाक्यों मतलब क्या हुआ, ऐसे ही वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में मतलब क्या हुआ, ऐसे वाक्यों में। कैसे वाक्यों में, वो लिखता है, वो पढ़ता है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सब्जेक्ट हम लोग समझ चुके हैं, वर्ब भी लगभग थोड़ा बहुत समझे हैं, हालांकि ग्रामर में अच्छे ढंग समझेंगे, लेकिन फिर भी। और उसी तरह लास्ट में था ऑब्जेक्ट, यानी कर्म, यानी सब्जेक्ट और कर्ता, वर्ब का क्रिया, और ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। यानी कि ये स्ट्रक्चर देखिए, S + V + O, है ना, ऑब्जेक्ट।
तो यही है, देखिए सब्जेक्ट के बारे में जाने हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, फिर वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं अभी, और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा। तो ऐसे वाक्यों में कर्म का भी प्रयोग हो सकता है। हाँ, कर्म को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। कैसे पकड़िएगा, बड़े बड़े सेंटेंस में कर्म को पकड़ना होता है। तो पहले एग्जाम्पल को देखिए, वह पहले था वह लिखता है, लेकिन अब इसमें जुट के वह कहानियाँ लिखता है ना। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में कर्म को कैसे पकड़ेंगे, तो वहाँ पर आप कौन और क्या, है ना, कौन और क्या जब आप प्रश्न पूछेगा उस वाक्य से, तो यदि जो उसका उत्तर मिलेगा वही उसका कर्म होगा। जैसे कि वह लिखता है, क्या लिखता है, कहानियाँ। कौन, वह, तो वह लिखता है, यानी कौन क्या लिखता है, वह कहानियाँ लिखता है। क्या लिखता है, कहानियाँ। तो कहानियाँ ही जो उत्तर में आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। जबकि इसके पहले वह पढ़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं चल रहा है। वो लिखता है, क्या लिखता है पता नहीं है ना। वह खेलता है, क्या खेलता है पता नहीं है। लेकिन वह कहानियाँ लिखता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ देखिए सबका आंसर आएगा, किताब, है ना, कहानियाँ, क्रिकेट। तो वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप, वह कहानियाँ लिखता है। अब कहानियाँ लिखता है, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो अब बनाना बहुत आसान हो जाएगा यहाँ। वह का आप सब्जेक्ट तो देंगे ही। अब ता है, ती है, तो अब देखिएगा भाव सिंगुलर सब्जेक्ट के प्लुरल है, तो वह हम ही, सी, इट या किसी का नाम सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब वर्ब यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो क्रिया भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। अभी तुरंत मैंने बताया कि राइट जो है प्लुरल वर्ब है, जबकि राइट्स क्या है, सिंगुलर है। इसीलिए देखिए यहाँ पर ही राइट्स स्टोरीज, कहानियाँ प्लुरल है तो वो स्टोरीज हो जाएंगे। तो ही राइट स्टोरीज गलत हो जाएगा आपका, जबकि यहाँ ही राइट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर था, ये रूल है इस टेंस में। तो क्रिया भी सिंगुलर होना चाहिए, और क्रिया सिंगुलर कब होती है, जब एस या ई जोड़ते हैं। इसीलिए ही राइट्स स्टोरीज। लेकिन यहाँ पर रहता कि वे कहानियाँ लिखते हैं, तब क्या होता है, तब यहाँ पर दे राइट स्टोरीज होता है। क्योंकि दे आपका सिंगुलर नहीं है, वो प्लुरल, इसलिए वर्ब भी प्लुरल होता है, और वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहता है, यानी राइट वो प्लुरल है। तो प्लुरल और सिंगुलर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए, इसमें एक और रूल आपको समझना है, और वो है निगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, अभी हम लोग जो ट्रांसलेशन बना रहे हैं वो दो अभी आज नया सीख रहे हैं। पहले हम एसरेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, यानी साधारण वाक्य, जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, इस तरह से, जिसके अंत में क्या आता था, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। याद रखिएगा। अब हम लोग आज निगेटिव का भी रूल इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि निगेटिव के लिए टेंस में अलग रूल होता है। जैसे नॉट, राम नहीं लिखता है, निगेटिव किसको कहते हैं, तो जो जिस वाक्य में नहीं जुड़ा रहता है उसे हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनेगा, इसके लिए रूल होता है। इसीलिए रूल 8 को देखिएगा, मैंने लिखा है कि ये इस टेंस में, यानी किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद रखिएगा, कहीं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए तो ढूंढिएगा नहीं, है ना, कभी, यानी कि आपको मिसगाइड नहीं होना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, वो दो, यानी एक आदमी का दो नाम होता है, तो उसी तरह एक टेंस का दो नाम है। तो आपको घबराना नहीं है, आप जानिए। तो मैंने लिखा कि इस टेंस में यदि निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो तो इसका नियम होता है कि डू या डज के साथ नॉट लगाकर वाक्य बना जाता है। अब देखिए कितना आसान है। अब इंग्लिश दे देगा आपको सेंटेंस और पूछेगा ये किस टेंस का सेंटेंस, तो आपको आराम से पकड़ लीजिएगा। और याद रखिएगा, डू या डज जब होता है वो निगेटिव सेंटेंस होगा हमेशा। तो जहाँ भी डू या डज दिखे तो आप पकड़ लीजिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है वो। क्योंकि डू डज तभी आएगा जब नॉट आएगा, इसके पहले कभी नहीं आएगा। तो इस टेंस में यदि निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो तो डू या डज के साथ नॉट लगाकर वाक्य बनाया जाता है। और एग्जांपल देखिए, राम नहीं लिखता है, राम नहीं लिखता है। तो राम नहीं लिखता है मतलब नहीं लगा हुआ है, और ता है, ती है लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस पकड़ लिया हम लोग। तो इसको बना लेंगे राम डज नॉट राइट। अब देखिए, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन करके भी बना सकते हैं, यानी स्पोकन जब आप करते हैं तो उसमें
डज नॉट को हम डजंट भी पढ़ते हैं, तो आप दो तरह से इसको बना सकते हैं, राम डज नॉट राइट या राम डजंट राइट। यहाँ राइट ही होगा, WRIT, रोट नहीं होगा, मिस्टेक से यहाँ पर गलती हो गया है। तो राम डजंट राइट होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि रोट होने का मतलब ही नहीं है। इसमें हमेशा जब डज नॉट आ रहा है तो ये राइट ही होगा, यहाँ रोट कैसे होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो राम डज नॉट राइट और राम डजंट राइट, हम दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और दूसरा एग्जांपल देखिए। वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड और दे डोंट रीड, यानी डू नॉट को हम डोंट भी पढ़ते हैं, तो हम दो तरह से बना सकते हैं, दे डू नॉट रीड और दे डोंट रीड। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए इसको कि कैसे ये बनाया जाता है, इसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, और कोई तरह की दिक्कत होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि कमेंट करने के बाद ही पता चलेगा मुझे। अब रूल 9 देखिए क्या कह रहा है, यानी इस टेंस में नॉट के बाद हमेशा प्लूरल भाव आता है, क्योंकि वह इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव का मतलब हम आपको पहले ही बता चुका है कि 2 प्लस वर्ब 1 कहिए या 2 प्लस वर्ब कहिए, इन्फिनिटिव कहलाता है। तो क्योंकि वह इन्फिनिटिव होता है ना, इस टेंस में नॉट के बाद हमेशा प्लूरल भाव आता है, क्योंकि वह इन्फिनिटिव, कारण क्या है, इन्फिनिटिव होता है। परंतु ऐसे वाक्यों में डू या डज के बाद इन्फिनिटिव का टू चिन्ह सदा छिपा रहता है, याद रखिएगा। जैसे टू राइट है, यानी राइट है तो उसके आगे टू छिपा हुआ रहता है ना। यही कारण है कि इस टेंस में नॉट के बाद हमेशा प्लूरल भाव आता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं आप, जैसे दे डू नॉट, देखिए रीड आया यहाँ पर, यही तो प्लूरल भाव है। फिर यहाँ भी देखिए डू नॉट है तो यहाँ पर भी रीड आया है। अब इसके पीछे भी आप चल सकते हैं, इधर आइए, यहाँ देखिए राम डज नॉट राइट है, ये प्लूरल भाव है, यहाँ भी राइट है, ये प्लूरल भाव है। तो ये एक रूल है जो कि डू ये रहे या डज नॉट रहे, डू नॉट रहे या डज नॉट रहे, आपको क्या करना है वहाँ पर, उसके बाद आप रीड्स नहीं लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि राम यहाँ पर थर्ड पर सिंगुलर नंबर में है, राम क्या, तो उसके हिसाब से आपको क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रहा है, तो इसलिए नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर राम भले आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है चूँकि, और यहाँ डू डज के साथ नॉट आया है, इसीलिए पर हम यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर नहीं प्लूरल ही रहेगा यहाँ पर, ये नियम है। यानी डू नॉट रहे या डज नॉट रहे सीधा याद, तो याद रखिएगा। तो राम यानी सीधा याद रखिएगा, डू नॉट रहे या डज नॉट रहे, तो उसके बाद जो भी क्रिया आएगी हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी इस लेसन को समझ गए होंगे। यदि कोई तरह की दिक्कत हो या त्रुटियां रह गई हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे रूल्स के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप श्रेष्ठ हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप धनुर्धर हैं, इसलिए हे धनुर्धर आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो इसी आशा के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में चूँकि हम इस टेंस को क्लियर कर चुके हैं इसका रूल, तो अब इसका प्रैक्टिस लेकर आएंगे हम लोग, यानी हम लोगों ने क्या सीखा इसका कंक्लूजन भी करेंगे। जैसे 9 रूल्स पढ़ चुके हैं इसमें, और इस 9 रूल्स को ध्यान में रखते हुए यानी इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा इसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो चूँकि इस टेंस को पढ़े हैं, क्या सीखे हैं, तो इसका हम लोग अभ्यास कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के साथ रूल्स भी पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।